जय श्री गणेश। तो आज हम फटाफट रिकैप करेंगे जो पूरा चैप्टर था, है ना। ये प्रेजेंटेशन जो है ये मैंने एआई के हेल्प से बनाई है। एक टूल होता है नोटबुक एलएम, तो उससे मैंने समरी करवाई थी उसकी, चैप्टर की। बहुत सही है, अगर तुम्हें भी कैसे कभी कुछ चैप्टर पढ़ना हो ना तो उसमें डाल दो, वो उसे समराइज़ करके दे देता है। ठीक है। तो बेसिकली ये वाला चैप्टर है सेल्स के बारे में, ये नए सिलेबस का सेकंड चैप्टर है। तो यहाँ पे आप एक डायग्राम देख सकते हो। बेसिकली सेल एक तरह की मशीन समझ सकते हो आदर्श। सेल एक तरह की मशीन जैसे समझ लो। तुम्हारा वीडियो फ्रीज हो रहा है आदर्श। हेलो आदर्श। हाँ, तुम्हारा वीडियो फ्रीज हो रखा है और तुमने दो दो जगह से ज्वाइन किया है। दोनों नहीं है। हाँ, तुम्हारा दो दो जगह से ज्वाइन दिखा रहा है। सर मेरा तो एक ही है। नहीं, ये सर अजीब उस सा। वाले को रिमूव कर दो। हाँ ठीक है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि वो वीडियो फ्रोजन दिखा रहा है। हाँ, अब हट गया। वीडियो नहीं आ रहा तुम्हारा। हाँ, अब ठीक है। तो हाँ जी सर। बेसिकली सेल को यहाँ पे एक मशीन की तरह कंपेयर किया है, एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मशीन की तरह। मशीन तो क्या, आप एक फैक्ट्री जैसे ज़्यादा समझ सकते हो, जो मैंने एग्जांपल दिया था। ठीक है, एक लिविंग फैक्ट्री यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है। तो पहले क्या हुआ था, बहुत पुराने समय में, जब जीवन का शुरुआत, आजकल वैज्ञानिकों को ऐसे लगता है कि जीवन पानी में शुरू हुआ था। जैसे हमारे सनातन धर्म में भी वो बोलते हैं ना कि विष्णु का पहला अवतार, विष्णु भगवान का पहला अवतार उसमें था, पानी में, मत्स्य अवतार। तो आज की मॉडर्न साइंस भी वही कहती है कि पानी से ही लाइफ शुरू हुई। एंड जो सेल्स हुए थे वो एक्सट्रीम हीट वाले किसी पूल, जैसे पानी का पूल होता है ना, स्विमिंग पूल जैसे टाइप का, लेकिन पुराने समय के, जब कोई जीवन नहीं था उस समय, पानी जो था इकट्ठा हो रखा, उसमें पूल्स रहे होंगे। और उसमें थर्मल वेंट्स, नीचे से धरती से गर्मी निकलती ना, जैसे ज्वालामुखी में, वोल्केनो में। तो इसी तरीके से 3.5 बिलियन ईयर्स पहले, बिलियन मतलब 100 करोड़ यानी अरब, 3.5 अरब साल पहले, है ना, 350 करोड़ साल पहले ऐसे ही पूल रहे होंगे जिसमें गर्मी आती थी धरती के अंदर से। तो वहाँ पे कुछ बैक्टीरिया आ गए होंगे, तो वो सबसे पहले सेल्स माने जाते हैं। ठीक है। तो क्या होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट एक तरह क्या का सब्सटेंस होता है, CaCO3, है ना। क्या तो कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट हो गया होगा, तो उसने एक कवच का काम किया, जिसने कि अंदर के जो केमिकल्स हैं, जो डीएनए है, उसको प्रोटेक्ट किया, उसकी रक्षा करी बाहर की रेडिएशन से। जैसे धूप में जाते तो सनस्क्रीन लगा के जाते हैं, ताकि वो गंदी वाली जो रेडिएशन है वो कैंसर ना कॉज करे, है ना। तो वही काम पहले कैल्शियम कार्बोनेट ने, ऐसा मानते हैं शायद, किया हो, है ना। और उससे फिर धीरे धीरे करके सेल का एक सेल बैरियर बना, जो मैंने बताया था, सेल मेम्ब्रेन या सेल बॉल, है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। तो वो स्टार्टिंग में ऐसी बनी होगी, फिर धीरे धीरे करके और कॉम्प्लिकेटेड बनती गई। फिर ये जो मैंने आपको वो स्टार्टिंग में भी दिखाया था, उसी तरह का है कि यहाँ पे कुछ बहुत छोटा सा चीज़ें हैं, जो कि देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए होता है, मतलब 100 नैनोमीटर, या इवन से लेके इवन 0.1 नैनोमीटर तक। फिर और बड़े होते थे 10 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर, है ना। इस तरीके से और बढ़ते जाते हैं, 100 माइक्रोमीटर, इस तरीके से जैसे आप साइज़ में बढ़ते जाओ। तो हमारी जो आँखें हैं ना, ह्यूमन आइज़, ये जनरली 0.1 मिलीमीटर तक डिफ्रेंशिएट कर पाती हैं, सबसे छोटा, है ना। जैसे मिलीमीटर आपने देखा होगा, वो फुट्टा होता है, उसमें सेंटीमीटर्स मार्क्ड होते हैं। सेंटीमीटर में भी 10 डिवीज़न होते हैं छोटे छोटे, तो वो हर डिवीज़न 1 मिलीमीटर का होता है। अगर 1 मिलीमीटर में भी 10 छोटे डिवीज़न करो, तो वो एक डिवीज़न की दूरी जस्ट हम एक पहचान सकते हैं कि कुछ है, लेकिन उससे छोटा नहीं देख सकते। ठीक है। तो 0.1 मिलीमीटर, या अगर आप दूसरी तरीके से बोलना चाहो तो 100 माइक्रॉन्स, माइक्रॉन भी बोलते हैं, माइक्रोमीटर भी बोलते हैं, सेम चीज़ है ना।
दो अलग अलग नाम। तो ये अलग अलग स्केल हैं चीज़ों की। जैसे इंसान लगभग 1 मीटर से थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन 1 मीटर के स्केल में होता है। लेकिन अगर हम और छोटे जाएँ तो चीज़ें माइक्रोमीटर में भी होती है, नैनोमीटर में भी होती हैं। तो इस तरीके से फिर ये इसे बोलते हैं सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो इस तरीके से दिखती है। मतलब कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें एक तरफ तो होती है जो कि पानी से बहुत ज़्यादा आकर्षित होती है, उसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक, फिलिक मतलब पसंद करने वाली, है ना। तो हाइड्रोफिलिक क्या है, जैसे ये वाले काले जो इसके हेड्स हैं ये सब पानी को पसंद करते हैं, तो ये बाहर की तरफ आ जाएंगे। इस तरफ भी पानी है और इधर भी पानी है, तो दोनों तरफ क्या हो जाएंगे, ये हाइड्रोफिलिक एंड आ जाएंगे। और दूसरे होते हैं हाइड्रोफोबिक, फोबिया मतलब डर, किसी चीज़ को ना पसंद करना, है ना, हाइड्रोफोबिक। तो जो हाइड्रोफोबिक होंगे वो क्या होंगे, पानी से दूर भागेंगे। जैसे ये जो अंदर वाले हिस्से हैं ये हाइड्रोफोबिक हो गए, तो इससे एक दीवार बन जाएगी, मतलब सेपरेशन वाली। यही चीज़ जैसे बबल में होती है, आप बबल फुलाते हो, अगर होते नहीं है छोटे छोटे, वो छोटे बच्चों के लिए खिलौने आते हैं, वो पानी साबुन का पानी होता है उसमें डालते हैं, ऐसे फूंक मारते हैं तो बबल्स बनते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो अंदर भी हवा है बाहर भी हवा है, लेकिन बीच में एक साबुन की लेयर बन जाती है, एक फिल्म बन जाती है। तो उसी तरीके से सेल की भी वॉल होती है, और फिर बीच में इसके गेट्स होते हैं। जैसे होता नहीं है कि घर पे मान लो चारों तरफ दीवारें हैं लेकिन फिर द्वार बना दिया, या कोई पुराना किला है जैसे नाहरगढ़, बहुत सारे ऐसे गढ़ हैं राजस्थान वगैरह में, तो उसमें पूरा आसपास दीवार है लेकिन बीच में दरवाजे भी हैं ताकि सैनिक अंदर बाहर जा सके। तो इसी तरीके से ऐसे चीज़ होती है, इसको बोलते हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ठीक है। फिर हमने इस चीज़ की ऑलरेडी बात करी थी कि हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक मतलब जो बाहर का पानी है उसमें कम कंसंट्रेशन है, तो सेल के अंदर ज़्यादा कंसंट्रेशन है, नमक का, चीनी का, जो भी और चीज़ें हैं उनका। तो पानी क्या होगा, वो उसकी तरफ जाना चाहेगा उसके कंसंट्रेशन को कम करने के लिए, उसका ध्यान भटकाने के लिए। तो बाहर से सेल के अंदर की तरफ पानी जाएगा। ये वैसे जैसे आपने किशमिश डाल दी अगर पानी में कई घंटों तक डाली, तो क्या होगा, किशमिश फूल जाएगी। क्यों? क्योंकि किशमिश में क्या होता है, जो अंगूर का पानी होता है वो सब निकल चुका होता है। तो क्या होता है, उसमें चीनी का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है। अब पानी में तो चीनी कम है, होती ही नहीं है जनरली, है ना। तो उसमें चीनी नमक का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, तो वो क्या करेगा, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाली जगह पे जाएगा जहाँ पे चीनी की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, यानी पानी की कॉन्सेंट्रेशन कम है, एंड वो वहाँ पे उसको फुला देगा, वापस अंगूर की तरह दिखने लग जाएगा। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा कि ये जो भी सेल है वो फूल जाएगा, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, सेल बड़ा हो जाता है, फूल जाता है। दूसरा है आइसोटोनिक, उसमें क्या है, बाहर जितना है वो उतना ही अंदर है, तो ये इक्विलिब्रियम की तरह है ना। तो इसमें ना तो सेल बड़ा होगा ना छोटा होगा, वैसा ही रहेगा। एंड देन ये वाली है हाइपरटोनिक, मतलब बाहर के सॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा नमक है। अगर जैसे आप समुद्र के पानी में, खारे पानी में तैरने जाओ तो आपकी उंगलियां सूज सी जाती हैं, अजीब सी हो जाती हैं, है ना। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी का जो अंदर का पानी वगैरह है, जो खून में रहता है वगैरह, है ना, सेल्स में होता है, उसमें उतना नमक नहीं होता, बाहर ज़्यादा होता है। तो क्या होता है, चीज़ सिकुड़ जाती है ना, क्योंकि हमारे शरीर से पानी निकल के और उस नमक की इन पानी में चला जाता है समुद्र में। ठीक है। तो ऐसे इस तरीके से जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं, वो सेल्स छोटे हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे। मतलब आप अंगूर डालोगे ऐसे उसमें, तो अंगूर भी सिकुड़ के हो सकता है किशमिश की तरह ही दिखने लग जाए, मतलब, है ना। ठीक है। ये 3 तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, एंड इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है। जिसमें कि पानी या तो अंदर जाता है या बाहर निकलता है सेल से, मतलब वो पानी एक दीवार पार कर रहा है। जैसे छानते नहीं है, छानते हैं तो छन्नी में कुछ चीज़ें अटक जाती हैं, जैसे चाय छानो तो चाय पत्ती अटक जाती है, चाय का लिक्विड अंदर से चला जाता है, उस लिक्विड में चीनी भी घुली होती है ना। तो वो सब पास कर जाते हैं, लेकिन चाय पत्ती घुलती नहीं है तो वो रुक जाती है। इसी तरीके से जो चीज़ होती है उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। जब पानी तो पास थ्रू कर पाता है लेकिन और चीज़ें पास थ्रू नहीं कर पाती। कई तो मेम्ब्रेन इतनी पतली होती हैं, इतनी पतली छन्नी होती है कि वो इवन चीनी को भी रोक देती है या नमक को भी रोक देती है। ठीक है। जबकि वो बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं जब वो घुला रहता है।
तो ये हो गया, ये 3 तरह के सॉल्यूशन है और हाँ इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है। हाँ अ, अब नेक्स्ट यहाँ पे देखो। हेलो हाँ, सुनाई दे रहा है? सर मैं बोल रहा था आज मैं थोड़ा जल्दी कर सकते हैं क्लास खत्म, मेरे स्कूल का काम था थोड़ा, हाँ हाँ, स्कूल का होमवर्क। हाँ, ठीक है वैसे तो ही फटाफट रिकैप करके फिर देखते हैं। ठीक है। तो ये अब ये हो गया एनिमल सेल और प्लांट सेल। तो एनिमल सेल वैसा है जैसे कि एक टेंट हो, है ना, टेंट तंबू, मतलब टेम्परेरी सी चीज़ है, वो फ्लेक्सिबल है। एक जगह जैसे बंजारे होते हैं, नोमैड्स, वो क्या करते हैं एक जगह पे बसते हैं, फिर उसके बाद वहाँ से उठा के अपना बोरिया बिस्तर बांध के फिर दूसरी जगह चले जाते हैं, फिर दूसरी जगह बसते हैं, फिर ऐसे करके एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। तो वो एनिमल सेल की तरह है, क्योंकि एनिमल भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। लेकिन प्लांट क्या है, वो पक्के मकान की तरह है। जैसे सीमेंट का घर बना दिए तो उसे आप उठा के नहीं ले जा सकते ना, जैसे टेंट को ले जा सकते हैं। तो ये यहाँ पे एनिमल सेल बना रखा है, ये प्लांट सेल, इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस दिखा रखे हैं। ठीक है। फिर उसके बाद क्या कर रहे थे, न्यूक्लियस जैसे मैंने बताया था, इसमें डीएनए होता है और बीच में, न्यूक्लियस के बीच में होता है एक न्यूक्लियोलस, है ना, उसमें सारा डेटा स्टोर्ड होता है, जैसे कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव होती है ना, वैसे ही। और फिर वो डेटा किस फॉर्म में स्टोर होता है, क्रोमोसोम के फॉर्म में, ये जो एक्स की तरह चीज़ दिख रही है ना, ये वाली, इस फॉर्म में होता है। एंड ये भी किस चीज़ से बना होता है, डीएनए से। डीएनए ऐसे घूमने वाली, जैसे कुछ जगह पे सीढ़ियाँ भी इस तरीके से बनी हुई हैं, हिलिक्स शेप में, है ना, गोल गोल घूम के ऊपर जाती हैं या नीचे आती हैं। तो उसमें क्या होता है, जगह सेव हो जाती है। नहीं तो नॉर्मली आप सीढ़ी ऐसे बनाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा एरिया यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन अगर ऐसे घूमने वाली सीढ़ी बनाते हो तो उसमें स्पेस बच जाता है। तो इस तरीके से डबल हीलिक्स बोलते हैं इसको, डबल हीलिक्स, डबल हीलिक्स स्ट्रक्चर होता है डीएनए का। ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक सेल थ्योरी आई थी रूडोल्फ विर्चो ने, उसमें उसने ये कहा था कि जो सारे सेल्स हैं वो पहले किसी सेल से आए होते हैं, मतलब कोई सेल ऐसे ही प्रकट नहीं हो जाता, हर सेल किसी न किसी दूसरे सेल से आया है, मतलब सेल का डिवीजन हुआ है तब वो बना है। ठीक है। ये रूडोल्फ विर्चो की थ्योरी थी। ठीक है। फिर सेल में सप्लाई चेन, आजकल एक सब्जेक्ट आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया सप्लाई चेन, कि कोई चीज़ कहाँ से आ रही है। जैसे कहते नहीं है कि चाइनीज़ माल नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि उससे हमारे दुश्मनों को पैसा मिलता है, इस तरह की चीज़ें। तो कोई चीज़ कहाँ से आ रही है या उसकी क्वालिटी ख़राब होती है, तो कहाँ से कोई चीज़ आ रही है उस हिसाब से उसको बोलते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अभी जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद हो गया था तो बहुत जगह तेल की कमी आ गई थी, तो वो पूरी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि तेल से फिर हम और चीज़ें बनाते हैं, कच्चा तेल लेते हैं, उससे एलपीजी भी बनती है, उससे कई सारे केमिकल्स बनते हैं, प्लास्टिक बनते हैं। तो वो सारी इंडस्ट्री, फिर वो प्लास्टिक किसी खिलौने को बनाने में यूज़ होगा, मतलब अलग अलग प्लास्टिक के तो हज़ारों यूजेज है ना, थैलों को बनाने के लिए यूज़ होगा, वो सब चीज़ें। तो वो सारी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाती है। इसी तरीके से सेल में भी सप्लाई चेन होती है। ठीक है। तो यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये फैक्ट्री की तरह है, ये प्रोटीन बनाती है, हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया था, है ना। फिर उसके बाद वो प्रोटीन्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाते हैं, वो फैट्स बनाते हैं और हार्मोन्स, है ना, और इसको ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करते हैं। फिर गोल्जी apparatus, ये पोस्ट ऑफिस का काम करता है, ये मैंने आपको बताया था। आदर्श, आपका कैमरा स्क्रीन ऑफ है। पानी पी रहा था। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि एक सेल के अंदर काम करती हैं। फिर माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स, इन दोनों में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, कॉमन चीज़, इन दोनों का ही अपना डीएनए होता है। तो इसलिए साइंटिस्ट ये मानते हैं कि पहले ये अलग सेल रहे होंगे, इसको किसी सेल ने कैप्चर कर दिया, है ना, निगल लिया, लेकिन बजाय कि उसको ख़त्म करके उसको यूज़ करने के, उसने मतलब डाइजेस्ट करने के और न्यूट्रिएंट्स के लिए यूज़ करने के, उसने उसे ज़िंदा रखा और बोला कि तू अब मेरे लिए काम करेगा। जैसे कि मुर्गी पकड़ी लेकिन उसे खाया नहीं,
मतलब उसका मांस नहीं खाया, लेकिन वो जो अंडे देगी उसको यूज़ करते रहे, है ना, तो वो ज़्यादा स्मार्ट चीज़ है। तो जैसे हमारे यहाँ गाय को मारते नहीं है, गाय का दूध लेते हैं, तो वो ज़्यादा इंटेलिजेंट चीज़ है करने की, है ना। तो इसी तरीके से ऐसा माना जाता है कि कई पुराने समय में किसी सेल ने किसी और सेल को कैप्चर कर लिया होगा, लेकिन बजाय कि उसे मारने के उसने क्या किया कि उसको यूज़ किया। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, वो एनर्जी देते हैं एनिमल सेल्स में, है ना, वो एटीपी बनाते हैं, याद है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। तो ये मैन्युफैक्चर करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। प्लांट्स में ये क्लोरोफिल इनमें होता है, प्लास्टिड्स में, और ये फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं। तो इनके लिए, प्लांट्स के लिए भी एनर्जी देने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और इन सब में अपना खुद का डीएनए होता है। अच्छा, प्लांट्स में एक और चीज़ होती है कुछ कुछ प्लांट्स में, कि इनका एक सिंगल सेल भी आपको मिल जाए तो उससे पूरा पौधा बन जाएगा, और इस चीज़ को बोलते हैं टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी, पोटेंसी मतलब एक तरीके से क्षमता, है ना, सामर्थ्य। तो टोटीपोटेंसी, टोटी मतलब पूरा, है ना, तो पूरा बनाने की क्षमता, ठीक है। ये कुछ प्लांट सेल्स में होता है। फिर यहाँ पे रीजनरेशन टाइप। हाँ, जैसे इवन कुछ एनिमल्स भी होते हैं, कीड़े या इस टाइप के, जिनका एक छोटा सा हिस्सा ले लो। जैसे स्टारफिश होती है, स्टारफिश क्या इस तरीके से दिखती है, वो कुछ यूं यूं करके, है ना। इसका एक हाथ भी आप काट दो तो वो पूरा हाथ, वो हाथ से पूरा एक नई स्टारफिश बन जाएगी। इस तरह की चीज़ और होती है। ऑक्टोपस टाइप। हाँ हाँ, ऐसा ही। ऑक्टोपस भी। हाँ, तो इनमें रीजनरेशन की एबिलिटी होती है। तो इसी तरीके से पौधों में भी होता है कि एक सेल से ही, उसमें तो एक सेल से ही हो जाता है, तो इसको बोलते हैं टोटीपोटेंसी, है ना, कुछ पौधों में। फिर ये आपने देख लिया। इसमें ये देखो, ये प्लांट सेल है, इसमें ये जो ये हिस्सा है ना, ये वैक्यूल होता है। ये मतलब पानी का स्टोरेज टैंक की तरह मैंने बताया था ना, ये बहुत बड़ा होता है। जबकि एनिमल सेल में भी वैक्यूल होते हैं, पर छोटे होते हैं। ये एनिमल सेल का वैक्यूल है, ये प्लांट सेल का। प्लांट सेल को वैक्यूल इसलिए स्ट्रॉन्ग चाहिए होता है क्योंकि जब वैक्यूल स्ट्रॉन्ग होगा, वो बिल्कुल पौधे की हड्डियों की तरह है, उसका जो स्केलेटन। तो जब हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग होगी तो बच्चा भी स्ट्रॉन्ग होगा, है ना। वो हॉर्लिक्स कॉम्प्लान वगैरह के एड्स नहीं आते कि स्ट्रॉन्ग बोन्स बनाते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बच्चा है, इस तरीके से। तो वो उसको स्ट्रेंथ देते हैं। जैसे टायर में हवा भरी हो तो वो स्ट्रॉन्ग रहता है ना, ऐसे ही प्लांट के वैक्यूल में अगर पानी भरा रहता है, सैप भरा रहता है, तो अच्छा रहता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं प्लांट और एनिमल सेल में, ठीक है। फिर इम्पॉर्टेंटली माइटोसिस और मायोसिस। अब इसमें नाम काफ़ी सिमिलर है। जैसे दाएं और बाएं, दोनों डायरेक्शंस के नाम सिमिलर से है ना। कई बार रिक्शे वाले को बोलो दाएं बाएं, वो तेज़ में सुनाई नहीं देता, समझ नहीं आता कि दाएं बोल रहे हैं कि बाएं। तो इसी तरीके से माइटोसिस और मायोसिस, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन नाम सिमिलर हैं। माइटोसिस में क्या होता है, क्लोनिंग होती है, मतलब एग्जैक्ट उसकी कॉपी बन जाती है, जैसे फ़ोटो कॉपी कराते हो, है ना। तो कभी कभी कॉपिंग में गलती हो जाती है छोटी मोटी, उसको बोलते हैं म्यूटेशन, लेकिन जनरली इससे एग्जैक्ट सी ही कॉपी बनती है। जबकि मायोसिस, तो इसमें एक से दो बन जाते हैं, एक था उसमें एग्जैक्ट कॉपी हुई, दो बन गए, है ना, स्प्लिट होके। लेकिन मायोसिस में क्या होता है, एक से चार बन जाते हैं। पहले तो दो नॉर्मल कॉपीज बनते हैं, फिर उनके भी दो दो टुकड़े हो जाते हैं। तो हर एक जो पैदा होता है ये चारों में, ये सारे अधूरे होते हैं, और ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। जो मैंने कल बताया था ना, इससे गैमीट्स बनते हैं, जिसमें कि अधूरा होता है। फिर ये गैमीट्स जब मिलते हैं तो फिर एक पूरा सेल बन पाता है ना। तो ये शफलिंग का काम करता है, इससे नई जेनेटिक्स आ जाती है, जो कि बहुत हेल्प करता है कई सारी जेनेटिक डिजीजेस को अवॉइड करने में, और एवोल्यूशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि एक चीज़ होती है प्रोग्राम्ड सेल डेथ। सेल में ना एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट वाला फीचर होता है कि इतने समय के बाद वो अपने आप एक तरीके से आत्महत्या कर लेता है, वो खुद ख़त्म हो जाता है। जिन सेल्स में ऐसा नहीं होता, वो क्या होते हैं, वो कैंसर बन जाते हैं। अगर कोई सेल अनकंट्रोल तरीके से बढ़ता जा रहा है तो वो एक कैंसर की तरह फॉर्म कर देता है, ट्यूमर फॉर्म कर देता है ना। तो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो कि हमने चैप्टर में कवर करी थी। एक फास्ट रिकैप कर लिया। तो यहाँ पे ये वाला लेसन